गाजा की दो अलग अलग घटनाओं में हमास ने कम से कम 20 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया है, या वो मारे गए हैं या घायल हो गए हैं। अप्रत्याशित दिन है 7 मई 2025 गाजा के लिए अप्रत्याशित है। दूसरे जो कारण है वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, वो एक अलग विषय है, उसके कुछ पहलू मैं जरूर डिस्कस करूंगा। लेकिन गाजा में दो घटनाएं एक के बाद एक, और एक नए मिशन का हमास ने एक नया मिशन अनाउंस किया। उस मिशन का क्या नाम है? वो साउथ गाजा में कॉन्सेंट्रेटेड है, और जिस तरीके से नॉर्थ गाजा में उसने पूरा मिशन एक चला के बैटल ऑफ द स्वॉर्ड्स, उसने 19 अप्रैल और उसके बाद की घटनाएं कर करके बेथरून में कई इजरायली फोर्सेस को, बेथरून और शुजैया यानी नॉर्थ गाजा और नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ गाजा और सेंट्रल ईस्ट गाजा के बीच में कई इजरायली सोल्जर्स को मारा था 19-25 अप्रैल के बीच में। अब वही स्थिति साउथ गाजा में हो रही है। पिछले कई दिनों से अल तुफा से लेके राफा में, खान यूनिस में घटनाएं हुई, 27 अप्रैल की घटना हुई, 3 मई की घटना हुई। अब देखिए, अब जो घटना हुई है ये 6-7 मई की, इसमें जो बड़ी संख्या में जो मामला जहां पर देखिए फंसा है, लड़ने का तरीका वही है। हमास दिख नहीं रहा है, वो लोग आते हैं, मारते हैं, गायब हो जाते हैं। पहले की तरह हिट एंड स्टे वो नहीं कर रहे हैं, वो फिर हिट और रन पे आ गए। और इस बार लड़ाई दूसरी तरह की होगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इजराइल को ये पता है, इजराइल की हालत खराब है। और जो दूसरी सबसे बड़ी सूचना है वो क्या है, और वो मैंने आपको थोड़ा हिंट किया था अपने पहले वीडियो में। अमेरिका यमन के आगे सरेंडर कर गया है। अमेरिका है सरेंडर्ड बिफोर यमन। अमेरिका ने एक तरफा अनाउंस किया कि वो यमन पे हमला नहीं करेगा। उसको ट्रंप ने दूसरी तरह से कहने की कोशिश की एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में। ट्रंप की ये स्टाइल हो गई है, छोटे छोटे स्निपेट्स, जैसे वो कुछ कहना चाहता है पर कभी कभी छोटी मोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है, या पत्रकारों को बुला लेता है, या अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, उसको रिलीज कर देता है। तो वो बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हूतीज ने हमको संदेश भेजा है और वो अब लड़ना नहीं चाहते, हम भी लड़ना नहीं चाहते हैं। और उसके बाद लेकिन क्या हो, उसके बाद नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल कहां गया, क्योंकि हूतीज ने कहा अमेरिका के साथ हम जो भी एक बातचीत करेंगे या कर रहे हैं, उसके बाद हम इजराइल को लेकिन नहीं छोड़ेंगे जब तक गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड ब्लॉक रहेगी, जब तक गाजा से इजराइल नहीं हटेगा। उसने कम से कम 4 नेताओं ने कहा। अच्छा, ये जो अमेरिका वाला डेवलपमेंट है ये कैसे हुआ, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी स्टेज बाय स्टेज जानना है इसको। तो ये देखिए, सबसे पहले हमास, राफा, उसके बारे में बात करेंगे, यमन पे बात करेंगे, फिर और जो बहुत सारी घटनाएं हैं उन पे बात करेंगे। अब हम देखिए सीधे राफा पे आ जाते हैं, क्योंकि ये मतलब राफा और खान यूनिस में जो एक के बाद एक घटना घटी। अभी तक जो इजरायली जो जवान हैं वो हेलीकॉप्टर से ले जाए जा रहे हैं। अब इस घटना का नाम सुनिए, गेट्स ऑफ हेल, मतलब इस अभियान का गेट्स ऑफ हेल, नर्क के दरवाजे। हमास ने खोल दिए हैं नर्क के दरवाजे, ये देखिए बिल्कुल साफ है, गेट्स ऑफ हेल ऑपरेशंस। सबसे पहले अल मशरू जंक्शन ईस्ट ऑफ राफा, यानी राफा पूर्व के अल मशरू जंक्शन में हमास के फाइटर्स ने क्या किया, एक इजरायली फोर्स को पहले 2 TBG मिसाइल से मारा। देखिए ये जो है मिसाइल से मारना, मशीन गन से मारना, रॉकेट लॉन्चर से मारना, इन सबको कंबाइन करना। सबसे पहले 2 TBG मिसाइल से उनको मारा, वो एक घर के अंदर छुपे थे। उसके बाद वो फिर बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते जब वो फोर्स ने ये देखा कि अब कोई उसके रेस्क्यू में नहीं आ रहा है, जैसे पहले रेस्क्यू में आ जाते थे तो हमास के लोग मारते थे, तो हमास के लोगों ने मारा। इन लोगों ने सोचा कि रेस्क्यू में कोई आएगा, लेकिन अब पहले जो रेस्क्यू में आ चुके थे वो उनको हमास मार देता था। इस बार रेस्क्यू में नहीं आए लोग, तो हमास आगे बढ़ने लगा, और आगे बढ़ते बढ़ते उसने सीधे अंदर घुस के इतने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सीधे मारा। कम से कम 6 या 7 इजरायली सोल्जर्स थे, पॉइंट ब्लैंक रेंज में मारे गए हैं ईस्ट ऑफ राफा अल मशरू जंक्शन। जाके उठा के देख लो अगर नहीं विश्वास है। मैं देखिए आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं उन लोगों के लिए, खींच तो आती है ना भाई जब आप सच्चाई को नहीं मानेंगे, तो उनके लिए मैं कह रहा हूं। और इस चीज को बहुत कायदे से आपको समझना चाहिए, ये जो हो रहा है गाजा में, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है और पड़ेगा, और भारत पाक जो सीमा पे जो हुआ है उस पर भी पड़ेगा। उसको मैं अभी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस पे एक वीडियो मैंने बनाया है, DB लाइव पे मैं था, उसके कुछ पोर्शन भी रिलीज करूंगा और कल फिर वीडियो बनाऊंगा। अभी देखिए, फिर उसके बाद गेट्स ऑफ हेल का जो दूसरा पहलू,
ये जो है ये दूसरा आया है अल औदा स्ट्रीट अल फराहिन खान यूनिस। अब खान यूनिस और राफा दोनों साउथ गाजा में, तो गेट्स ऑफ हेल, नर्क के द्वार, ये जो अभियान है ये पूरे साउथ गाजा में चल रहा है। साउथ गाजा के अल औदा अल फराहिन एरिया में क्या हुआ, एक मैकेनाइज्ड इजरायली फोर्स यानी बख्तरबंद गाड़ियों में इजरायली फोर्स आ रही थी। उसके बाद उस पर कई मोटर शेल्स मारे इन लोगों ने, तमातम। मोटर शेल्स मतलब दूर से जो मारे जाते हैं, जो पूरा ऐसे ऐसे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, मतलब ये वाला नहीं, शोल्डर वाला नहीं, उसको बाकायदा जमीन पे जो टिका के मारते हैं। तो जब कई रॉकेट शेल मारे इन्होंने बख्तरबंद गाड़ियों के कॉन्वॉय को, कम से कम 2 या 3 गाड़ियां थी, और फिर जब वो एकदम गाड़ियां तीनों रुक गई बख्तरबंद गाड़ियां, तो उसके बाद फाइटर्स कई जगह से निकल आए और उन लोगों ने गोली चलाना शुरू की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो बख्तरबंद गाड़ियां थी, तो फिर उसके बाद इजरायली सोल्जर्स उसमें सेफ होते, बख्तरबंद गाड़ियों में। बाहर क्यों है, मैं बताता हूं बाहर क्यों है। क्योंकि इन लोगों ने पास जाके हथगोले फेंक दिए। पास जाके इन्होंने उन बख्तरबंद गाड़ियों के पास हथगोले फेंक दिए। बख्तरबंद गाड़ियों की एक ही कमजोरी होती है, आप उसमें मोटर शेल मारिए, अगर मारते रहिए बहुत ज्यादा तो वो शेल्स कभी ना कभी उसको भेज जाएंगे, लेकिन फिर भी वो मोटर शेल्स को विथस्टैंड कर सकती है। लेकिन बख्तरबंद गाड़ी में से अगर किसी ने कोई झांका या किसी ने ऐसे किया और किसी कोई खिड़की मिल गई आपको उस गाड़ी के, उसके अंदर आपने अगर हैंड ग्रेनेड डाल दिया, तो अंदर जो लोग हैं वो जल के खाक हो जाएंगे। वही हुआ, इन लोगों ने हैंड ग्रेनेड डाला और डालते ही हैंड ग्रेनेड इजरायली सोल्जर बाहर आने की कोशिश किए, मार दिए गए, बुरी तरह मारे गए। ये देखिए 2 बख्तरबंद गाड़ियों में ये पूरी एक सिचुएशन ये पूरी हुई है, और बहुत लंबे समय तक अभी तक ये इन दोनों घटनाओं से इनका इवैक्यूएशन हो रहा है। अल मशरू घटना में अभी तक लड़ाई चल रही है। और उसमें एक चीज और बता दें, घर में जो ये घुसे, तो घर में जब ये घुसे अल मशरू में जो पहले घटना हुई, उसमें जब ये घर में घुसे तो इजरायली फोर्स थी करीब 10 लोगों की, 2 उनके साथ मिलिट्री डॉग्स थे। ये वो मिलिट्री डॉग्स हैं जिससे ये फिलिस्तीनी कैदियों को कटवाते हैं, मरवाते हैं। सबसे पहले इन्होंने कुत्तों को गोली मारी, और फिर कुत्ते के मालिकों को। क्या करें, अब देखिए, अब यहां पर इन लोगों ने जब उन 10 सोल्जर्स को मारा, अब वो 10 सोल्जर्स के पास रेस्क्यू टीम तो आई नहीं, फिर वो चिल्लाने लगे। फिर लास्ट फेज में रेस्क्यू टीम आई, और इन लोगों ने जो कुत्ते थे जिनको इन्होंने मारा था, इन्होंने उस रेस्क्यू टीम के ऊपर फेंके। उन कुत्तों में बम बंधा था और वो ब्लास्ट हो गए। जो ये रेस्क्यू टीम आ रही थी उसके ऊपर ये ब्लास्ट हो गए। अब आप देखिए, और ये मिलिट्री डॉग, इसमें कोई भी एनिमल लवर परेशान ना हो, ये खतरनाक कातिल, ये जो इंसान को कटवाते हैं ये लोग, ये इनको तो मारना सबसे मतलब इनको और इजरायलियों को मारना बराबर है, क्योंकि इजरायली इंसान है नहीं, डिह्यूमनाइज है ही, वो ऐसे एक्शन करते हैं जो वो इंसान नहीं है, तो फिर वो जानवर के बराबर है, तो उनको भी मारना जायज है, इन जानवरों को भी मारना जायज है। अब उसके बाद देखिए जो पूरा यमन की कहानी है, यमन की कहानी आती है, और इसमें कितने बड़े ट्विस्ट हैं। इसमें वही सबसे पहले ट्रंप का एक वो आता है, वो कल रात को ही आ गया था कि वो अपने दोस्त से बात कर रहा है कि अरे हूतीस से अब क्या लड़े हैं, वो ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। और तब तक में हूतीस का स्टेटमेंट जब बात फैली, तो सुबह तक हूती तो खैर वेस्ट कहता है, अंसारुल्लाह जो मूवमेंट है उसका स्टेटमेंट सुबह तक आ गया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से हम कोई समझौता कभी नहीं करेंगे, इजराइल से भी नहीं करेंगे। ये उन्होंने 2 बार, कम से कम 2 या 3 बयानों में अब्दुल मलिक बदरुद्दीन हूती उन्होंने कहा। उसके बाद देखिए यमन के आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर रशद अल वाथीरी ने कहा कुछ नेटवर्क को, उन्होंने कहा कि हम लोग वी ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हमास। अब आप सोचिए, यमन कह रहा है वी ओबे द ऑर्डर्स ऑफ हमास गाजा के मामले में हम हमास के हुक्म को मानते हैं। यह बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि उनके कहे बिना अमेरिका की सारी बातें प्रोपेगेंडा हैं, फर्जी हैं। फिर क्या हुआ, फिर अमेरिका ने ओमान कांटेक्ट किया। ओमान में जहां पर ईरान अमेरिका की बातचीत, आप जानते हैं ओमान मस्कट में एक राउंड हुई थी, फिर रोम में हुई, फिर मस्कट में हुई, अभी चौथे राउंड का तय होना है, कहां होगी भी कि नहीं पता नहीं। लेकिन ओमान को अमेरिका ने कहा, ओमान से गया यमन को संदेश, और उन्होंने कहा कि दरअसल ट्रंप पीस चाहता है, ये नहीं है। वो जो बात उसने कह दी वो चलो अपने ऑडियंस के लिए,
लेकिन दरअसल ट्रंप पीस चाहता है। तो हुतियों ने कहा कि वैसे भी अमेरिका के मतलब अंसारुल्लाह यमन के जो लड़ाके हैं, उन्होंने कहा बहादुर लड़ाके, उन्होंने कहा कि वैसे भी अमेरिका के खिलाफ वैसे भी हमारी कोई उस तरह की जंग नहीं थी कि हमने अमेरिकन शिप्स को रोक रखा था। हमने ये कहा था कि इजराइल को जो मदद करेगा और इजराइल से जो जुड़ा कुछ भी होगा तो उसको हम रेड सी से आने नहीं देंगे। तो अमेरिका से हमारी सीधी कोई जंग थोड़ा, अमेरिका क्योंकि इजराइल को हेल्प कर रहा था। अमेरिका ने कहा अच्छा ठीक है, हम रेड सी में इजराइल की तरफ जाएंगे ही नहीं, हमारी कोई शिप रेड सी में इजराइल की तरफ नहीं जाएगी, जाओ। और इतना बड़ा कंसेशन अमेरिका के, आपको पता है 3 F-16 F-35 में उसका एग्जैक्ट वो जो उनके हॉर्नेट जहाज, आप ये हॉर्नेट नाम से उसको समझ, सबसे जो एडवांस 3 जहाज खत्म हो चुके। 22 से 24 MQ-9 रीपर ड्रोन, हर ड्रोन $33 मिलियन का वो खत्म हो चुका है। मतलब आप सोचिए कोई हिसाब नहीं है। 900 मिलियन के ऊपर, $900 मिलियन के ऊपर इनका नुकसान हो चुका है ऑलरेडी अमेरिका का, कोई हिसाब है ही नहीं। तो मतलब अबाउट ऑलमोस्ट समझ लीजिए आपकी 10 करोड़, मतलब $10 करोड़ के बराबर इनका नुकसान हो चुका है। तो अब इस पूरी परिस्थिति में अमेरिका ने जब ये कहा तो उसके बाद और खुद कहा कि हम यूनिलैटरली सीज फायर कर रहे हैं, यानी हम अपना हैरी ट्रूमैन और जो कार्ल विंसन जो युद्धपोत है हम वहां से विड्रॉ कर लेंगे रेड सी से। अब जब अमेरिका ने कहा विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद सीधी बात आ गई, यमन ने कहा कि तुम विड्रॉ कर लो। अब जब तुम विड्रॉ कर लोगे तो हम क्यों मारेंगे जब हो गए ही नहीं ये टारगेट। लेकिन उन्होंने कहा इजराइल के खिलाफ पूरा ब्लॉकेड जारी रहेगा, ना केवल नेवल ब्लॉकेड बल्कि एयर ब्लॉकेड। इजराइल की एयर स्पेस इस समय यमन की मोहताज है, यमन के पास गिरी हुई है इजराइल की एयर स्पेस, कोई इजराइल नहीं जा पा रहा, कोई। इजराइल गाजा में मार खा रहा है, यमन ने उसको क्या कर दिया हालत। और उसके बाद ये केवल सिविलियंस को मार सकते हैं। 70, आज देखिए आज बड़ा खूनी दिन रहा, आज 70 सिविलियंस, फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। और ये बहुत मतलब इजराइल का जो ये है, ये अंतिम समय का उनका, जैसे मैंने आपको फिर बार बार याद दिलाता हूं कि अल्जीरियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 15 लाख लोग मारे गए थे, वियतनाम वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में 30 लाख लोग मारे गए थे, भारत के 1857 लड़ाई में 1 करोड़ लोग मारे गए थे। तो ये सब चीजें देखिए, हम कहीं भी इसको, क्योंकि आज के दौर में 2025 में किसी एक इंसान का भी इस तरीके से भूख से या उनको तड़पा के या गोली बारूद से दुनिया के सामने, कैमरे के सामने मरना, ये कहाँ, ये बिल्कुल डिह्यूमनाइज करना है। हम लोग इंसान ही ना रहे हमने। अब वो अलग बात है कि इस प्रक्रिया में इजरायलियों ने अपने को खुद डिह्यूमनाइज कर लिया, उनको कोई इंसान की तरह दिखता नहीं। जहां वो दिख जाते हैं दुनिया में उनको भगा दिया जाता है, भाग 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 यहाँ से भाग। चाहे वो रोम हो, चाहे ग्रीस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका हो, हर जगह जहां पर ये पता लग जाए कि यह इजरायली है उसको भगा दिया जाता है। अब आप देखिए, अब यहां पर जो अंसारुल्लाह के लीडर मेहंदी अल मशत ने कहा देयर विल बी नो रिट्रीट फ्रॉम सपोर्टिंग गाजा नो मैटर एट व्हाट कॉस्ट, जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम हमारे ऊपर जो, क्योंकि कल जब से इजराइल का इन्होंने एयर ब्लॉकेट किया है, इजराइल और अमेरिका मिल के हमला कर रहे थे, उससे 1-2 कुछ पावर स्टेशन इफेक्ट हुए जो आज खबर आई। लेकिन यमन का कोई यमन के किसी ढांचे को कोई असर नहीं पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर को असर नहीं पड़ा। तो उसके लिए यमन ने कहा कि हमें जो दर्द झेलना है वो हम झेलेंगे। और कई वीडियोज ऐसे सामने आए, बिल्कुल ट्रांस में जैसे लोग हों, यंग लड़के। 2 दिन पहले एक बूढ़े का आया था, बंदूक उठाया था, 85 साल का ज़ईफ बूढ़ा चिल्ला रहा था गाजा के पक्ष में। वैसे ही नौजवान लड़के चिल्ला रहे हैं गाजा के पक्ष में, बिल्कुल दीवानगी के हद तक। इस तरीके का जुनून है वहाँ पर। उसके बाद देखिए, जो यमन ने फिर और उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद ही आया था इसमें इजराइल की तरफ से लड़ने, अमेरिका वापस चला गया तो उस पर अब फायर करने का कोई लॉजिक नहीं बनता। अच्छा, अब हम आते हैं वेस्ट बैंक पे। वेस्ट बैंक में देखिए बेतुनिया, वेस्ट ऑफ रमाल्ला, यहां पर जबरदस्त संघर्ष हुआ। हर जगह देखिए, नाब्लस में मैंने बताया, बेत फुरूक, बेता, 2 जो गांव हैं जहां पर
घरेलू बमों से लड़ाई हो रही है। यहाँ भी बेतुनिया में वेस्ट ऑफ रमाल्ला में घरेलू बमों से लड़ाई हुई। उसके बाद ब्रुकिन और कफ अल दिक सल्फित में, ब्रुकिन और कफ अल दिक यहाँ पर संघर्ष हुआ सीधे, कुछ जगह आईडीएफ और फिलिस्तीनी युवाओं में और कुछ जगह सेटलर्स और फिलिस्तीनी गांव वालों में। उसके बाद देखिए जो अल बुरेज कैंप में जो मैंने बताया करीब 70 गाजा में सिविलियंस मारे गए, शहीद हुए। अल बुरेज कैंप में बहुत ही खराब एक मैसेकर हुआ। उसके बाद इन लोगों ने एक वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट पे कम से कम 2-3 बार वहाँ हमला किया और उससे बहुत मतलब काफ़ी लोग उसमें, कई मतलब बच्चों के पिता और कुछ बच्चे भी उसमें शहीद हो गए। उसके बाद देखिए जो ट्रंप का कुछ बयान आया और ट्रंप ने कहा कि मैं इजराइल नहीं जाऊंगा जब मैं मिडिल ईस्ट जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मिडिल ईस्ट आ रहा हो, यानी वेस्ट एशिया आ रहा हो, सऊदी अरेबिया जा रहा हो, 4 जगह और जा रहा हो, प्रेसिडेंट की बात कर इजराइल ने आए। ट्रंप ने कह दिया मैं इजराइल नहीं जाऊंगा। और उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि हम इजराइल जो होस्टेजेस हैं उनको हम रिलीज करना चाहते हैं, हम गाजा में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाना चाहते हैं, बहुत जल्दी इसमें अच्छी खबर मिलेगी। देखिए ट्रंप की अच्छी खबरों का हम बहुत इंतजार कर चुके हैं। हमें कल तो उसको अब हो जाए तो ठीक भी है, ना भी हो तो अपनी ऑल्टरनेटिव लड़ाई जारी है और वो हमास लड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है इजराइल और ट्रंप में जो हमने सबसे पहले अमरीश मिश्रा स्पीक्स ने जिस पहलू को पकड़ा था, ट्रंप ने ऑफिस भी नहीं एज्यूम किया था, केवल इलेक्टोरल ट्रेंड्स को देख के अमेरिका के जो हमने प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि मुस्लिम्स ने ट्रंप के लिए वोट किया था और जूज ने नहीं किया था। वो ट्रेंड देख के ही हम समझ गए थे कि ट्रंप देखिए उस तरह से इजराइल के साथ अलग तरह से पेश आएगा, वो आ रहा है। और वो देखिएगा बड़ा कोई खेल होगा जब ट्रंप की विजिट होगी। इजराइल सोच रहा है गाजा को दोबारा ऑक्यूपाई करेगा, सच्चाई कुछ और निकलेगी, मामला कुछ और होगा। अब देखिए अब यहां पर देर अल बला में भी जो आज 70 फिलिस्तीनी सिविलियन मारे गए, उसमें देर अल बला में भी थे। अब ये देखिए उसका नाम आ गया जो 3 जहाज अमेरिका के जो 22 से 24 MQ-9 रीपर ड्रोन नष्ट हुए हैं जो यमन ने नष्ट किए रेड सी पे। उसके अलावा FA-18 सुपर हॉर्नेट, इसको सुपर हॉर्नेट कहते हैं। ये जो सुपर हॉर्नेट जहाज है ये आप अपने बच्चों से पूछिएगा जो मार्वल वगैरह की कॉमिक्स पढ़ते हैं, सुपर हॉर्नेट जहाज वो आपको बता देंगे क्या होता है। तो ये आप देखिए कि अमेरिका ने कितने नुकसान के बाद एक सुपर पावर अपने घुटनों पे आई और उसने यमन के आगे सरेंडर किया। कितना अजीब लग रहा है ये सुनते हुए, बताते हुए, ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानेगा लेकिन अब सच्चाई है तो मैं क्या करूं। उसके बाद देखिए जो लेबनान में फिर इजराइल ने बमबारी की, वहां पर देखिए पूरी तैयारी हिजबुल्ला की चल रही है। हिजबुल्ला मेरे ख्याल से जब ट्रंप आएगा मिडिल ईस्ट तो वो फायर कर देगा, बिल्कुल यही प्लान है, आते ही वो फायर करेगा। उसके बाद अब यहां पर इजराइल के अंदर की जो लड़ाई चल रही है आपको पता है, तो नफ्तली बेनेट जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनमें और बेन गिविर की वाइफ्स में लड़ाई हो गई, उसकी खबरें आ रही। मतलब हर स्तर पे जैसे जब समाज टूटता है। उसके बाद इजराइल के जो विपक्ष के नेता हैं यार लैपिड, उन्होंने कहा कि क्योंकि ट्रंप ने एक जगह और कहा कि गाजा में अब शायद केवल 21 लोग जीवित रह गए, तो यार लैपिड ने पूछा कि अरे भाई ये नंबर हमको क्यों नहीं पता, हम तो इजरायली हैं, ट्रंप को कैसे पता है? तो 3 लोग मारे गए, मतलब अब जब 3 होस्टेजेस मारे गए तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ये सवाल पूछा। अब आप ये बताओ कि ये इस पूरे बैकड्रॉप पे जो ये पूरी एक सिचुएशन बन रही है, ये आप देखिए पूरा गोल गोल घूम के चीजें वहीं आ रही हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ी। रिजर्व जिन रिजर्विस्ट को ये लोग कॉल करने वाले थे गाजा के बड़े एक चढ़ाई के लिए, वो रिजर्विस्ट तैयार नहीं है, वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप पूरी अंदरूनी स्थिति देख रहे हैं। सीरिया में इजराइल फंस गया है क्योंकि वहां पर वो रूस को जो उसने आगे किया कि हमारे लिए लड़ेंगे, वो उसके खिलाफ हो गए हैं एक बड़ा हिस्सा। अब वो कैसे वहां पर अपने प्लान को इंप्लीमेंट करे वो भी एक सवाल है। लेबनान में हिजबुल्ला फिर एक्टिव हो रहा है। तो जो फ्रंट जो इजराइल शेखी बकारता था, हमने ये कर दिया वो कर दिया सीरिया के गिरने के बाद, तो अब देखिए वो चारों तरफ से इजराइल घेरा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो चाइना और रशिया, अब देखिए जो भारत को लेकर छोटी सी बात है, भारत को लेकर देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो मोदी के बस की बात नहीं थी जो ये हुआ,
ये एक्चुअली क्या हुआ है कि जो बहुत सारी ऐसी फोर्सेस, खास तौर पे सेंट्रिस्ट और वामपंथी और इवन मुस्लिम, आप जानते हैं कि सोफिया कुरैशी जो इंडियन आर्मी की कर्नल थी, उसको लाके पूरे देश में इतनी 15 लाख की आर्मी को उसने रिप्रेजेंट किया आज जब पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स अनाउंस की। तो क्या हुआ ये है कि जो पूरी जो फोर्सेस, जो सेकुलर फोर्सेस थी, जिनको बीजेपी ने मार्जिनलाइज कर दिया था, वो सेंटर स्टेज पे बीजेपी को लाना पड़ा, सरकार को लाना पड़ा और अपने को पीछे करना पड़ा और कहा कि सेना इसको संभाले। और जब सेना संभाले तो सेना में ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स हैं। अभी देखिए आलोक जोशी जो रॉ के चीफ थे और एक जेएनयू के पढ़े एक लेफ्ट ऑफ सेंटर थिंकिंग के, वो वहां पर इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड उसके चीफ बना दिए गए अभी कुछ दिन पहले, 22 अप्रैल के बाद। और पूरा जो गेम है वो देखिए पलट गया। पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया क्या हो, क्योंकि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है, देखिए 1857 आ रहा है 10 मई को, उसकी 168वीं जयंती है। मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान की विचारधारा किस तरह से गलत है और वो जिस विचारधारा पे बना वो गलत है। भारत में ताकतें गलत हैं, लेकिन जो विचारधारा पे जिस पे बना वो बेसिकली सही है। हालांकि उसमें बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है, एक क्रांतिकारी उसको मोड़ देने की जरूरत है। और उसमें पाकिस्तान के बहुत सारे जो हमारे साउथ एशिया के की जनता है जो लड़ी 1857 में जिन जिन इलाकों में, उनको भी साथ लेना हम लेंगे उनको, वो हमारे भाई है। तो ये देखिए पूरी एक जो सिचुएशन है, मैं इस पे और कल वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।